This is the second lecture for differential equation series, and in previous lecture we have studied about order, degree, linearity of an differential equation. Now for a quick revision we will see some exercises involving order, degree and linearity of differential equation from previous lecture. So suppose हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है। अगर हमको ये बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे। बस हमको ध्यान में रखना है डेफिनेशन को, लीनियरिटी की डेफिनेशन, ऑर्डर की डेफिनेशन एंड डिग्री की डेफिनेशन। सो हम जानते हैं कि लीनियरिटी से हमारा क्या मतलब है। लीनियरिटी सो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर बोलेंगे अगर वो इस फॉर्म की है, ए नॉट एक्स डी एन वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स एन सॉरी प्लस ए वन एक्स डी एन माइनस वन वाई over dx n minus 1 and so on a n x y equals to vx। अगर इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक, अगर इस फॉर्म की नहीं है तो नॉन लीनियर। सो हम एक एक करके उठा के देखते हैं। ऑर्डर क्या होता है, जो भी हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, और जो उस हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री होगी वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। तो सपोज हम उठाते हैं, फर्स्ट वाला उठा लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स ई रेस टू पावर एक्स। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि n की वैल्यू 1 है अगर हम इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करें, और ए एन एक्स एक्स स्क्वायर है और वी एक्स हमारा एक्स ई रेस टू पावर एक्स है, जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब वो इस फॉर्म का है। सेटिस्फाई से मेरा मतलब है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है, तो इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और क्योंकि इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा डी वाई बाई डी एक्स है जिसकी डिग्री 1 है, ऑर्डर भी 1 है, तो सिंपली इस तरह से हम लोग डिग्री एंड ऑर्डर देख सकते हैं। सपोज इस बार मैं उठाता हूँ सेकेंड। सेकेंड में देखिए हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर का है, तो ऑर्डर इसका क्या हो गया, 3 हो गया। क्लियरली जितने भी हमारे कोफिशिएंट्स हैं डेरिवेटिव्स के वो या तो कांस्टेंट हैं या फिर फंक्शन ऑफ एक्स ही हैं, और ए एन एक्स हमारा 3 है, वी एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, तो ये इक्वेशन भी हमारी लीनियर फॉर्म को सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसकी भी डिग्री क्या है, 1 है। देखिए लीनियर है तो डिग्री तो 1 होगी। ठीक है, अब मैं उठा लेता हूँ सपोज डिफरेंशियल इक्वेशन 5 उठा लेता हूँ। 5 में देखते हैं क्या चेंज मिलेगा हमको। मैंने 5 उठाई। 5 में देखिए हमारे पास ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो हमारा फोर्थ ऑर्डर का है, तो इसका ऑर्डर तो क्लियर है कि हमको 4 है। हमको दिख रहा है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें ये फोर्थ ऑर्डर का है, तो ये इसका ऑर्डर तो 4 हमको दिख गया। अब बात करते हैं डिग्री की। ध्यान कीजिए इसमें ना स्टूडेंट गलती करते हैं, उन्होंने देखा कि डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर अगर है तो उसके ऊपर डिग्री 5 लगी हुई है, तो वो क्या करते हैं, लिख देते हैं कि डिग्री इज इक्वल टू 5। एक्चुअली में नहीं, डेफिनेशन एक बार ध्यान करो डिग्री की क्या थी, कि जो भी हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी जो भी डिग्री रहेगी वही हमारी डिग्री होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो इसकी डिग्री क्या है, 1 है। किसकी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, यानी कि इसकी डिग्री क्या है, 1 है, यानी कि इस पे जो हाईएस्ट पावर है वो हमारी 1 है, तो इस वजह से इसकी डिग्री 1 है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात ये थी कि अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसकी डिग्री 1 है। अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर है, जरूरी नहीं है। जिसका एग्जाम्पल 5 है, यहाँ हम देख सकते हैं कि जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी डिग्री 5 है, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो इस वजह से ये हमारी लीनियर नहीं है, इस फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है,
तो बाकी भी आप अपने आप ट्राई करके देख सकते हैं। अगर किसी में डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको बताऊंगा। एक बार खुद से ट्राई कीजिए। और अगर टाइप पूछ रहा है वो, तो आपको दिख रहा है कि अगर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। जिससे सिक्स्थ वाली देख लीजिए आप, या थर्ड वाली देख लीजिए, यहाँ पे दो एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो इस तरह से आप ओ डी और पी डी को तो आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज हमारे पास nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सपोज वी हैव nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम क्योंकि ओडी के कोर्स को आगे कर रहे हैं, तो एज्यूम करके चलिए कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, यानी कि ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहने वाला है। तो इसकी फॉर्म क्या होगी? जो भी कुछ ये फंक्शन होगा एक्स वाई और डी एन वाई वाई डी एक्स एन एंड सो ऑन डी वाई बाई डी एक्स, इस फॉर्म का एक इक्वेशन मिलेगा जो अल्टीमेटली इक्वल टू जीरो रहेगा। सपोज मैं इसको ए दे देता हूँ। तो कुछ इस फॉर्म की होगी जो भी हमारी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ज़रूरी नहीं है ये लीनियर हो, नॉन लीनियर कुछ भी हो सकती है। तो इस वजह से हम लोगों ने इसका लिख दिया। वेयर इसको लिख सकते हैं एफ इज सम, एफ इज रियल फंक्शन। एफ जो है वो हमारा रियल फंक्शन है। तो हम ना इसके सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ से हम देख सकते हैं कि टोटल ये फंक्शन कितने वेरिएबल्स में है, क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हमारे पास केवल एक है, क्योंकि ओ डी है, वन है, और जो कि है क्या, एक्स। ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास बाई है, डी वाई वाई डी एक्स है, एंड सो ऑन डी एन माइनस वन वाई वाई डी एक्स एन माइनस वन एंड डी एन वाई वाई डी एक्स। तो टोटल कितने हो गए? ये देखिए, एन तो ये हो गए और दो ये हो गए, एक्स और वाई। तो टोटल कितने आर्गुमेंट्स हो गए हमारे पास, या ये वेरिएबल्स बोलूँ मैं, आर्गुमेंट्स एन प्लस टू। तो इसको हम बोलते हैं ए को डिफरेंशियल इक्वेशन विद एन प्लस टू फंक्शन विद एन प्लस टू आर्गूमेंट। एफ इज़ अ फंक्शन विद एन प्लस टू आर्गूमेंट। ओके, तो हम सॉल्यूशंस की बात करने वाले हैं। जो इसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ ए, वो दो तरह के हो सकते हैं। एक हमारा एक्सप्लिसिट और दूसरा इम्प्लिसिट। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है, इम्प्लिसिट का मतलब क्या है। तो आप उसका एक बार थ्योरेटिकल देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है, उसके बाद हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। तो सब ये फर्स्ट ये सेकंड, तो हम देखते हैं एक बार एक्सप्लिसिट क्या है और इम्प्लिसिट क्या है। तो एक्सप्लिसिट के लिए सपोज लेट एफ बी अ रियल फंक्शन। ध्यान में रखना है हमको इक्वेशन ए को। इक्वेशन ए क्या थी? ये मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, सब कुछ इसके रेस्पेक्ट में चलने वाला है। सपोज अब ये वहाँ ये कैपिटल एफ है और ये स्मॉल एफ है। मैं किसी दूसरे फंक्शन की बात कर रहा हूँ, वो वही फंक्शन है, हमको उसके लिए सॉल्यूशन निकालना है जो उस ए इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो सपोज ए इज़ अ रियल फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई। इंटरवल आई पर डिफाइंड होने का मतलब है कि उसकी हर एक इंटरवल आई में जो हर एक वैल्यू होगी उस पर वो डिफाइंड है। ठीक है। एंड हैव nth डेरिवेटिव। अब क्योंकि उसका nth डेरिवेटिव है, तो उसका मतलब उसके पीछे के n माइनस वन डेरिवेटिव भी होंगे। ठीक है। किसके लिए? फॉर ऑल x इन i। इस सिंबल को हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है। मैं सिंबल्स भी बता दूंगा आपको जैसे जैसे हमारे नए सिंबल्स आएंगे। आई होप वैसे तो आपको पता ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा। f is explicit solution of a if it satisfies। क्या क्या सेटिस्फाई करना चाहिए? सबसे पहले तो जो हमारा फंक्शन है, हम देखो जैसे कि y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री हमारी इक्वेशन है।
तो मैं अगर इसको लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ y माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो। अब कोई भी इस इक्वेशन को अगर मैं बोलूँ कि पॉइंट ले लूँ मैं 0,3, ठीक है, मैंने एक पॉइंट ले लिया 0, तो मैं बोल रहा हूँ 0,3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसको सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि मैं अगर y की जगह 3 डालूँ और x की जगह 0 डालूँ तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, 0 ही मिलना चाहिए। तभी तो सेटिस्फाई करने का यही तो मतलब हुआ ना। तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब हम वेरिएबल्स की जगह ये चीज़ डालें जो हमारा पॉइंट्स था। तो इसी तरह जो हमारी ए इक्वेशन है उसको एफ अगर उसका सॉल्यूशन है तो हम यहाँ क्या बोल सकते थे कि 0,3 जो है ना वो सॉल्यूशन है हमारा y इज इक्वल टू 2x+3 का। तो इसी तरह अगर f हमारा सॉल्यूशन है इक्वेशन ए का, तो इक्वेशन ए में क्या क्या था, x y। अब dy बाई डी एक्स यहाँ पे f है, तो यानी कि यहाँ पे f डैश ऑफ x आएगा, सो ऑन f डबल डैश ऑफ x आएगा। एंड अब सबसे पहले तो ये डिफाइंड होना चाहिए। सेकेंडली डिफाइंड होने के साथ साथ ये ए को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब f ऑफ ऑल दीज आर्गूमेंट्स इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि f जो है वो एक एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन a का। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं कि इम्प्लिसिट सॉल्यूशन। इम्प्लिसिट सॉल्यूशन क्या होता है? इम्प्लिसिट सॉल्यूशन क्या है? सपोज हम ना y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फॉर्म जनरली एक डायरेक्ट नहीं लेके आ सकते हैं, बल्कि हम कोई एक रिलेशन लेके आ रहे हैं। सपोज जैसे कि कोई एक रिलेशन आ गया से जी एक्स कोमा वाई, एक कोई ऐसा रिलेशन हमको मिल गया इक्वल्स टू ज़ीरो, जो ना उसको इस रिलेशन को इम्प्लिसिट सॉल्यूशन तब बोलेंगे अगर इस रिलेशन से एक रियल फंक्शन f मिले। फ्रॉम दिस रिलेशन हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं जी एक्स कोमा वाई ज़ीरो is called implicit solution if there exist, ये सिंबल there exist का है, at least one real function, at least one real function exist करेगा। वह वन रियल फंक्शन f कैसा, वन रियल फंक्शन f, और f हमारा x के वेरिएबल, अभी हमारा g क्या था, x और y में रिलेशन बना रहा था, तो हमने इस g से एक फंक्शन निकाला f जो कि x का फंक्शन है। ठीक है, और वो ये फंक्शन हमारा एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन है। एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन है किसका, a का। मतलब g को हम इम्प्लिसिट सॉल्यूशन तब बोलेंगे कि अगर हम g से कोई g हमारा जो रिलेशन था x और y के बीच में, तो उस रिलेशन से हम लोग एटलीस्ट वन रियल फंक्शन f को निकाल सकते हैं जो कि एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन होगा a का। तो हम बोलेंगे g जो है वो इम्प्लिसिट सॉल्यूशन a का है। अच्छा, अभी थोड़ा यहाँ से समझ में नहीं आ रहा होगा थियोरेटिकली, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया, सबसे पहले तो एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y/dx²। अभी ना मैं केवल एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। अभी जैसे जैसे सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं, सॉल्यूशंस निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो अभी तो जनरली मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो आपको सॉल्यूशन निकाल के दिखाना है कि हाँ एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन और इम्प्लिसिट सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, इसलिए मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके चल रहा हूँ। सपोज ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ए है, ठीक है, और एफ एक्स है हमारे पास 2 sin x। जब आप 12th क्लास में रहे होंगे तब आपने किया होगा कि प्रूव दैट f इज़ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप क्या करते थे, f को एक बार डेरिवेटिव करते थे, दो बार डेरिवेटिव निकालते थे, फिर उसको पुट करते थे, फिर देखते थे जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप करते थे, आपको अगर ध्यान हो तो। ठीक है, तो अभी हम वही करने वाले हैं। हमको दिखाना है कि ये f जो है वो इसका सॉल्यूशन है, तो हमको क्या करना है, एक बार f डैश ऑफ x निकालना है। तो ये क्या निकल के आएगा, 2 sin x का डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे तो 2 cos x होगा,
और कॉस का माइनस साइन होता तो -3 sin x हो जाएगा। ठीक है। अब अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स अगर हम निकालते हैं तो cos 2 cos x का हो जाएगा -2 sin x, और -3 sin x का हो जाएगा -3 cos x। अब अगर हम इसमें ए में इन दोनों को पुट कर देते हैं, ठीक है, बेसिकली y ही हमारा एफ एक्स है। ठीक है, y को ही एफ एक्स लेना है, इनको पुट कर दो, पुट इन ए, तो हमको क्या मिलेगा, -2 sin x -3 cos x +2 sin x +3 cos x। तो इससे ये कैंसिल हुआ है, इससे ये कैंसिल हुआ है, तो ये क्या अल्टीमेटली हमको मिल गया 0। यानी कि f जो है वो एक एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन है किसका, a का। अच्छा, हम यहाँ से देख सकते हैं कि f इज़ अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, तो इसलिए ये हमने ना एक सॉल्यूशन निकाल लिया है अल्टीमेटली इन टर्म ऑफ x y। तो इसीलिए हमारा एफ एक्स जो है वो एक एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन है ए का। अब देखते हैं कि इम्प्लिसिट सॉल्यूशन का क्या मतलब है। सपोज़ मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड में एग्जांपल ले लेता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ दूसरा। सपोज़ मेरे पास x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब देखो, इसका अगर हमको सॉल्यूशन निकालना है, बेसिकली आपको मैं एक बार सॉल्यूशन निकाल के ऐसे ही जर्नली मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमको ना एक रिलेशन गिवन होगा, जब भी आप क्वेश्चन करोगे कि प्रूव दैट दिस इज़ एन इम्प्लिसिट सॉल्यूशन, तो आपको एक gxy गिवन होगा, रिलेशन इक्वल्स टू 0 वेयर gxy इज x² प्लस y² -25, और इंटरवल आपको गिवन होगा -5 to 5। ओके, सपोज ये गिवन होगा आपको, अगर आपको प्रूव करने को आता है कि प्रूव दैट जी इज़ इम्प्लिसिट सॉल्यूशन। तो अभी आप घबराइए मत, आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो हम मेथड्स, अभी तो मैं बस आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, तो आप टेंशन नहीं लेना है कि ऐसे कैसे हो गया, मुझे नहीं समझ में आया कि ये इम्प्लिसिट सॉल्यूशन। अभी मैं केवल आपको समझा रहा हूँ कि इम्प्लिसिट सॉल्यूशन बेसिकली एक रिलेशन होता है एक्स और बाई के बीच में, जब हम पाई को एक्सप्लिसिटली एक्स के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से अगर करके देखो, मैं अगर इसको x² प्लस y² -25 इज इक्वल टू अगर 0 लिखता हूँ, तो यहाँ से y क्या आएगा, ±√25 -x²। अब यहाँ ना y को हम एक्सप्लिसिटली एक टर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, बल्कि दो आ रहे हैं, एक तो +√25 -x² आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है। इस वजह से हमको एक रिलेशन गिवन है कि ये रिलेशन इम्प्लिसिट सॉल्यूशन कब होगा, उसके लिए हम इस रिलेशन से कोई एक फंक्शन f निकाल दें जो x का फंक्शन हो और वो उसका एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन हो, तो हम वही करने वाले हैं। ठीक है, तो करना क्या है हमको, अगर हम देखें हमारे पास दो वैल्यूज़ होंगी। सपोज़ इसमें से हमने एक बार y1 को ले लिया √25 -x², एंड y2 को हमने ले लिया √-25 -x²। ठीक है, तो अगर हम देखें कि f1 के लिए क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन a जो है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, तो f1 यानी कि y1। तो अगर मैं y को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दूं dy1/dx, तो ये क्या होगा, 1/2 √25 -x², और इधर आ जाएगा -2x। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -x/√25 -x²। अब हम इसको a में पुट करके देखते हैं। a में अगर पुट करते हैं तो हमको क्या दिखेगा, a में हमने पुट किया इसको, तो x प्लस y क्या था हमारे पास, y ये था 25 -x²। हम अभी पाई 1 के लिए कर रहे हैं। उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आया था, -x/√25 -x²। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस -x, तो ये 0। तो यानी कि ये a को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हमारा फंक्शन f1x √25 -x² हमको एक फंक्शन मिल गया जो कि एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन है a का।
तो इसका मतलब जी जो है वो हमारा इम्प्लिसिट सॉल्यूशन हो गया। हम दोनों को सेटिस्फाई करा के देख लेंगे, y1 और y2 को। अच्छा, एक बार कंसीडर करो कि कोई भी एक रियल फंक्शन है f(x). f(x) इज़ अ रियल फंक्शन। तो हम अब कोई भी रियल फंक्शन को हम एक कर्व की फॉर्म में लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अब ना इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स। इस एफ का सेकंड डेरिवेटिव होगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स। तो हमको पता है, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी बनेगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कुछ फंक्शन ही बनेगा एफ ऑफ एक्स कोमा वाई का। सो हमने अगर इस इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो कुछ फंक्शन मिलेगा हमको एफ ऑफ एक्स में। इसको हम बोलते हैं कि स्लोप ऑफ एफ, कैपिटल एफ, एट एक्स कोमा वाई इन एक्स वाई प्लेन। ये हमारा एक्स वाई प्लेन में सारा कुछ होने वाला है। तो किसी भी एक पॉइंट को हमने उठाया, उस पॉइंट पे अगर हम कैपिटल एफ को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और उसमें एक्स वाई पुट किया, तो हम डी वाई बाई डी एक्स को बोलते हैं स्लोप एट दैट पॉइंट, ठीक है। ज्योमेट्रिकली वो एक स्लोप होता है उस पॉइंट पर। अब सपोज जैसे कि इसको एक बार समझते हैं कि क्या है। सपोज मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स गिवन है 2x। तो अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे, अच्छा मतलब किसी फंक्शन को मैंने, अब यहाँ पे y क्या था, कैपिटल एफ एक्स, तो मतलब किसी फंक्शन को मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 2x आया। तो फंक्शन क्या हो सकता है, एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर हो सकता है, एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, या एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो सकता है। इन जनरल हम अगर बोलें तो एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर प्लस सी हो सकता है, वेयर सी इज़ एनी रियल नंबर, ठीक है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो स्लोप है वो सेम है। एक्स की वैल्यू हम हर बार पॉइंट पर कुछ भी करें तो स्लोप तो हमको सेम ही मिल रहा है, पर जो कर्व है, कर्व डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि अगर हम इसको ट्रेस करें, सी क्या है, हम एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक पैराबोला होता है। हमने इसको ऊपर किया तो ये एक तरह से फैमिली ऑफ पैराबोलोज हमको मिल गई, फैमिली ऑफ पैराबोलाज। तो बेसिकली स्लोप हमारा सेम रह रहा है, बट अगर हम ट्रेसिंग करें अगर कर्व्स की, तो कर्व अलग अलग हो सकते हैं, बस उनका स्लोप सेम ही रहेगा उस कंडीशन में जब हमारा एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है। तो अलग अलग कर्व से हमको सेम स्लोप भी मिल सकता है। हम कह सकते हैं द वन पैरामीटर फैमिली ऑफ फंक्शंस डिफाइंड बाई वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। जो वाई हमारा एफ एक्स प्लस सी आया है, कैपिटल एफ सॉरी, इन a xy plane the slope of which are given by differential equations, these curves are known as integral curves। यही जो कर्व हमारे होते हैं, ये जो निकल के आते हैं, इनको हम इंटीग्रल कर्व्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है।